7वें-8वें दशक की हिंदी कविता के प्रमुख, प्रखर और क्रांतिदर्शी हस्ताक्षर हैं सुदामा पांडे धूमिल। युगीन कविता के दिशाहीन और ओढ़ी हुई सच्चाई के भ्रमित जंजालों को छिन्न भिन्न करती धूमिल की कविता ने प्रगतिशील संघर्ष चेतना को नया जामा पहनाया है। युगीन पीड़ा और उसकी अभिव्यक्ति की अनिवार्यता को तीव्रता से महसूसते हुए धूमिल ने आक्रामक रुख द्वारा अपने युग की युवा पीढ़ी को झंझोड़ कर जगा दिया। वाद विशेष के बंधन से मुक्त उनका कथ्य और चिंतन यथार्थ के व्यापक आयामों के उन्मुक्त आकाश में खालिस कविता से रूबरू कराता है। शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करती धूमिल की कविता सर्वहारा वर्ग के ध्वस्त स्वप्नों एवं शुष्क आकांक्षाओं को रूपायित करती है। सामाजिक अन्याय, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, ओढ़ा हुआ शिष्टाचार, अव्यवस्था और विषमता के विरुद्ध गंभीर संघर्ष की तल्ख अभिव्यक्ति कवि धूमिल के अंदर उठते विद्रोह का परिणाम है, न कि 5 सितारा होटल के सुविधाजनक कमरे में बैठकर कवि होने का घोषणा पत्र। सामाजिक सरोकार और उससे उत्पन्न संवेदनात्मक सोच का प्रतिफल है कवि धूमिल का काव्य संसार, और इस कविता का आधार है उनके असली कर्म क्षेत्र की जद्दोजहद। अतः कवि धूमिल के काव्य संसार में प्रवेश करने से पहले आवश्यक है कि व्यक्ति धूमिल का परिचय प्राप्त करना। धूमिल का जन्म वाराणसी जिले के खेवली ग्राम में 9 नवंबर 1936 ईस्वी को हुआ। इनके पिता श्री विनायक पांडे कर्मठ और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उनकी माता रजवंती देवी धर्मपरायण महिला थी। बालक धूमिल धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति अविश्वासी और जातिवाद के विरोधी थे। रूढ़ परंपराओं के प्रति अनास्था की यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर उनमें और दृढ़ होती गई। अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई उन्होंने वाराणसी में एक मेधावी छात्र के रूप में छात्रवृत्ति पाकर पूर्ण की। 12 वर्ष की उम्र में विवाह बंधन तथा परिवार पर आती निरंतर विपत्तियों ने धूमिल की उच्च शिक्षा के स्वप्न को स्वप्न ही रहने दिया और जीवन रक्षा हेतु उस उम्र में नौकरी अनिवार्य हो गई। लोहा ढोने की नौकरी, लकड़ी व्यवसायी के यहाँ पासिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्ति और इन सब के बीच में मालिक का अमानुषिक व्यवहार, इन सब में 3 वर्ष तक त्रास झेलकर वे पुनः वाराणसी लौट गए। 1958 ईस्वी में विद्युत डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में प्राप्त कर विद्युत अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुए और अनचाहे तबादलों से त्रस्त होकर 1974 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब स्वतंत्र रहकर साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी और व्यवस्था के विरुद्ध उनके संघर्ष की वैयक्तिक चेतना को कविता का सशक्त हथियार प्राप्त हो गया। इस हथियार का उपयोग कर एक और उनका जीवन संघर्ष आसान हो गया, दूसरी ओर कविता पर प्रखर धार लग गई। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, मैं सतह की धूप सा फैला हुआ था, पर अंधेरे ने मुझे चमका दिया, केंद्र पर बरबस अकेला घेर कर। कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए इस साहसी योद्धा ने ब्रेन ट्यूमर के उपचार के दौरान असह्य पीड़ा झेलते हुए 10 फरवरी 1975 को अंतिम सांस ली। कलकत्ता में लोहा ढोने से लेकर विविध नौकरियों का कठिन त्रास और जीवन के अंतिम पड़ाव पर भयंकर शारीरिक यातना, व्यक्तिगत जीवन का यह संतरास उनकी कविता के दर्पण में व्यक्ति सीमा से विस्तार पाकर सर्वहारा वर्ग की पीड़ा को बिंबित कर सका।
सन 1975 में मध्य प्रदेश सरकार की साहित्य परिषद द्वारा उन्हें मुक्तिबोध पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। उनकी रचना धर्मिता को असली सम्मान और स्वीकृति जिसके वे हकदार थे मृत्युपरांत प्राप्त हुई। साहित्य अकादमी ने उन्हें सन 1979 में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य में अपनी पहचान कवि धूमिल ने मात्र 3 रचनाओं के माध्यम से बनाई, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित कविता संग्रह। नंबर 2, कल सुनना मुझे 1977 में प्रकाशित कविता संग्रह। नंबर 3, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में प्रकाशित कविता संग्रह। संसद से सड़क तक में 25 कविताओं का संकलन है, जिसका चयन स्वयं कवि द्वारा किया गया है। इस संग्रह की अधिकांश कविताओं में जनतंत्र के नाम पर मुट्ठी भर राजनेताओं और पूंजीपतियों के भौंडे प्रदर्शन एवं दोगली मनोवृत्ति को आधार बनाकर कवि की खींच, आक्रोश व्यक्त हुआ है, जिसके मूल में है आम आदमी की पीड़ा। इन कविताओं की खासियत है कवि का सामाजिक सरोकार और समकालीन बोध। इस प्रयोजन में कवि का स्वर अनुभूत सच्चेपन को छूकर जिस तल्ख बेचैनी को व्यंजित करता है, वह बेचैनी पाठक तक संप्रेषित हो जाती है। कविता उनके लिए मात्र कला सज्जा नहीं है, अपितु कविता तो आदमी को आदमी होने की तमीज़ सिखाती है। कविता को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं, कविता क्या है? कोई पहनावा है? कुर्ता पाजामा है? ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। इस संग्रह की कविता 20 साल बाद आज़ादी के 20 वर्ष पूरे होने पर जिस यथार्थ से साक्षात्कार कराती है, वे मात्र शब्द भर नहीं हैं। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? कविता प्रौढ़ शिक्षा जिस ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखती है, वह कवि के बहुत निकट है। अतः उनके हृदय की आग जो गूंगी है, इस कविता में बखूबी मुखर हुई है। इस संग्रह का सर्वाधिक लंबी कविता पटकथा है, जिसमें नौजवान हिंदुस्तानी कवि की स्वयं को और देश को समानांतर पहचानने की कथा यात्रा है। समकालीन कविता में पटकथा बेजोड़ कविता है, जिसमें कवि ने बेबाकी से देश की और अपने बेरहम तस्वीर प्रस्तुत की है। इसमें जनतंत्र के खोखलेपन को यथार्थ के धरातल पर व्यक्त किया गया है। अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। तथाकथित जनतंत्र की पीड़ा शहर में सूर्यास्त कविता में भी अभिव्यक्त हुई है। एक चमकदार गोल शब्द जनतंत्र, जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़िए की जुबान पर जिंदा है। मोचीराम इस संग्रह की सर्वाधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कविता है। मोचीराम के भीतर एक सजग चिंतक, एक संवेदनशील कवि बैठा है, जिसे सार्थक जीवन की तलाश है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है, तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। कल सुनना मुझे धूमिल का दूसरा काव्य संग्रह है, जिसे उनकी मृत्यु के बाद 1977 में उनके मित्र राजशेखर ने संपादित किया। इसमें 37 कविताएं संकलित हैं। इस संग्रह की प्रस्तावना डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने लिखी है। इस संग्रह की पहली कविता नेहरू जी की मृत्यु पर लिखी है। असंख्य मुरझाए गुलाब हवा में उड़ते हुए संकेतों से पूछते हैं, कहाँ है वह प्यार और दर्द भरा अपनापन जो हमें सीने पर टांगता था। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र
धूमिल का तीसरा काव्य संग्रह है, जिसका संपादन 1984 में उनके पुत्र रत्नशंकर ने किया है। इसमें कुल 60 कविताएं संकलित हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित 1970 के बाद की लगभग सभी महत्वपूर्ण कविताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। यह काव्य कृति अपने प्रकाशन समय में अत्यंत चर्चित रही, क्योंकि इसमें एक और जीवन को देखने का जनपदी नज़रिया है, ग्राम्य संस्कृति को उज्जवल करती किसानी जीवन वृत्ति है, तो दूसरी ओर आदमी के खिलाफ आदमी के षड्यंत्र की पहचान है और है रिश्तों का विघटन। इस काव्यकृति की रचनाओं के केंद्र में है मनुष्य। मनुष्य की भूमिका इस मनुष्य की स्थिति को खुलासा करती है। कविता का मनुष्य कविता करने वाले मनुष्य से अधिक बड़ा होता है। धूमिल ने धरती और धरती की सर्वश्रेष्ठ रचना धरती पुत्र को विश्व चेतना के परिप्रेक्ष्य में देखा है। मात्र 7 पंक्तियों में अभिव्यंजित हरित क्रांति इस संग्रह की रेखांकित रचना है। किसान और व्यवसायी के बीच के भेद और किसान का जीवंत जीवन ब्यौरा केवल कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत है। इतनी हरियाली के बावजूद अर्जुन को नहीं मालूम उसके गालों की हड्डी क्यों उभर आई है, उसके बाल सफ़ेद क्यों हो गए हैं, लोहे की छोटी सी दुकान में बैठा हुआ आदमी सोना और इतने बड़े खेत में खड़ा आदमी मिट्टी क्यों हो गया है। धूमिल ने अपनी कविता के माध्यम से समाज के इस सत्य को उजागर किया है कि सच को पहचानना विपक्ष में चले जाना है। समाज के इस तथाकथित दर्शन को यहाँ कवि धूमिल ने इस प्रकार कहा है, मैं भाषा के जबड़े में कैंसर की गांठ हूँ, मेरा जानना ही मेरा जलना है। कवि धूमिल के लिए जीवन संघर्ष का पर्याय है और यह संघर्ष सदैव उनकी कविता में उपस्थित है। कविता के प्रति वे संजीदा हैं, इसीलिए कविता उनके लिए न मनोरंजन का साधन है और न अपने होने का औपचारिक दिखावा। कविता उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके प्रति उनका मिजाज सख्त है। उनकी कविता को पढ़ना समकालीन परिवेश के मिजाज को समझना है। आज़ादी के बाद पैदा हुई संवेदनशील युवा पीढ़ी का धूमिल की कविता में से गुजरना देश, समाज, आदमी की विसंगतिपूर्ण हालत को जानने समझने की कोशिश है और इस कोशिश में एक और परिवेश की विषमता उसे दहशत से भर देती है, तो दूसरी ओर कवि की खींच, तिलमिलाहट, आक्रोश उसमें भी संप्रेषित हो जाते हैं। अकाल दर्शन कविता की कुछ पंक्तियाँ इस संदर्भ में देखिए। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है और न मौसम बदल रहा है। 3 रचनाओं के माध्यम से केवल अपनी पहचान भर नहीं, अपितु साहित्य के व्यापक क्षेत्र में खुद को स्थापित कर लेना कवि धूमिल की वजनदार शख्सियत का परिणाम है। धूमिल की इन रचनाओं में व्यक्ति धूमिल और कवि धूमिल दोनों एक हो गए हैं। इन रचनाओं में से गुजरना पीड़ा में से गुजरना है। धूमिल को किसी तयशुदा बात के लेबल से बांधकर उनके कथ्य और चिंतन को सीमित नहीं किया जा सकता। कथ्य की व्यापकता, दृष्टि की उन्मुक्तता और इन सब से ऊपर अभिव्यंजना की सहज साहसी सपाट बयानी उनकी कविता की विशेषता है। रूढ़ परंपरा से प्राप्त बने बनाए नुस्खों से कवि को कौफ्त होती है, क्योंकि मूल्यों के सामने वे आज्ञाकारी बच्चे जैसे नहीं बैठ सकते। वे मूल्यों को अपने चिंतन पर तौलने में विश्वास करते और अपनी भोगी हुई पीड़ा में उन्हें पाना चाहते हैं। इसलिए परंपरागत रूढ़ियों को वे दृढ़ता से नकारते चलते हैं और अपने दर्द की सच्चाई में से अपने तलाशे मूल्यों को उद्घटित करते हैं। रोटी के टुकड़े पर
किसी भी भाषा में देश का नाम लिखकर लिखा देने से कोई देशभक्त नहीं होता है। कवि का आग्रह है कि स्वयं को बदलो, क्योंकि दुनिया बदल रही है। जिंदगी को किताब से नहीं नापा जा सकता। चाटुकारिता द्वारा वर्ग विशेष को तवज्जो देकर हम न स्वयं के साथ न्याय कर सकते हैं और न अपने परिवेश के साथ। तथा कथित सुसभ्य, सुसंस्कृत और सुविधाभोगी विशिष्ट लोगों की ध्यानाकर्षक चीख और उनकी चुप्पी, जिनके होने की खबर नहीं, दोनों ही समाज का भविष्य निर्धारित करेंगी। इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। धूमिल की कविता सौद्देश्य है। कविता उनके लिए लय और गति के आधार पर शब्दों का सटीक तारतम्य नहीं है। कविता उनके लिए सामाजिक परिवर्तन का सशक्त हथियार है। यह कहना उनके लिए मात्र औपचारिक कथन भर नहीं है, अपितु उनमें साहस है, या कहे दुस्साहस है कि कविता के इस लक्ष्य को मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। यह युवा कवि जिस आक्रामक मुद्रा में प्रजातंत्र, आज़ादी का मखौल बनाने वालों को लताड़ता है, उससे अत्याधुनिक कविता मानो क्रांति का प्रतिरूप दिखाई देती है। न कोई प्रजा है, न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र है। पूंजीवाद ताकतों, वर्ग वैषम्य ने, स्वार्थ की राजनीति ने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया है और आदमी से आदमी का अंतर, आदमी से आदमी की दूरी कवि की संवेदना को आहत करती है। मैं उन्हें समझता हूँ। वो कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है? मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है। उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे का लोच है। व्यवस्था के विरुद्ध कवि की यह ललकार, यह उत्तेजना किसी बौखलाए आदमी की अर्थहीन बड़बड़ाहट नहीं है, अपितु इसके पीछे है कवि का गंभीर दर्शन और देश के प्रति कवि का संवेदनात्मक चिंतन। इस गंभीर पीड़ा की अभिव्यक्ति सीधे सीधे अभिधा शैली में सरल तरीके से हो ही नहीं सकती थी। अतः कवि का स्वर तीखा, पैना, चोट भरा है। एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। धूमिल बड़ी ईमानदारी और सच्चाई से घोषणा करते हैं कि कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य है, लेकिन इससे पढ़े और समझे कौन? क्योंकि जो चोट खाए हैं, एहसास से भरे हैं, वे निरक्षर हैं और उनकी भाषा हर दिन उनके अंगूठा निशान की स्याही में डूबती रहती है। जो साक्षर हैं, कविता के शब्दों से वाकिफ़ हैं, वे स्वार्थवश तथाकथित व्यवस्था की शरण में सुरक्षित हैं। कवि, लेखक, कलाकार, वकील, नेता, वैज्ञानिक वर्ग की चतुराई देखकर कवि का क्षोभ आक्रोश में बदल जाता है और आक्रामक स्वर में कवि कहता है कि ये समस्त बुद्धिजीवी वर्ग कानून की भाषा बोलते हुए अपराधियों का एक संयुक्त परिवार बन गया है। तब उनके साथ विरोध की लड़ाई लड़ने के लिए कौन बचा? कवि का जवाब है कि विपक्ष में केवल कविता है और यह कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। धूमिल अपने युग को, अपने आसपास के परिवेश को आँखों से देखते हैं, दिल से महसूसते हैं और कबीर के फक्कड़ अंदाज में अपनी अनुभूतियों को सशक्त अभिव्यंजना प्रदान करते हैं। परिवेश से उत्पन्न दर्द को वे ज्यों का त्यों पाठक में संप्रेषित कर देते हैं और इसमें सहायक है उनका शिल्प। उनकी कविता की भाषा में वैशिष्ट्य है जो उनके कथ्य को ऊर्जा और सार्थकता प्रदान करता है। उनके कवि की शख्सियत में जो दबंगता है वही काव्य भाषा में भी है।
भाषा की इस दबंगता ने उनके कथ्य को शक्ति और प्रामाणिकता दी है, साथ ही समकालीन कवियों में उनकी विशिष्ट पहचान भी बनाई है। उनकी भाषा की संप्रेषण क्षमता में व्यंग शैली का प्रयोग सोने में सुहागे जैसा है। एक उदाहरण देखिए। मगर मैं जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकी हुई उन बाल्टियों की तरह है जिस पर आग लिखा है और उसमें बालू और पानी भरा है। तुकों के सृजनात्मक उपयोग ने उनकी दबंग भाषा को शुष्कता से मुक्त रखा है। उनकी गद्य जैसी कविता में छंद जैसी लय है, प्रवाह की निरंतरता है, जो पंक्ति पंक्ति में प्रवाहित होती हुई एक को दूसरे से जोड़ते हुए क्रमबद्धता को बनाए रखती है। उनके शिल्प की इस रचनात्मकता ने उनके तेज तेवर को एक और सतही उत्तेजना से बचा लिया है, तो दूसरी ओर कथन को प्रामाणिकता दी है। जाने पहचाने प्रतीकों का उपयोग कर कवि ने कथ्य की दुरूहता को सहज सरल बना दिया है। पटकथा में हिंदुस्तान से साक्षात्कार करता हुआ कवि सुनता है एक प्यार भरी गुर्राहट, जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छोने को दूध पिला रही हो और साथ ही किसी मेमने का सिर चबा रही हो। धूमिल की कविता में प्रायः प्रयुक्त बिंब हैं जनतंत्र, संसद, जनता, आदमी, जंगल, व्याकरण, भाषा, कविता आदि। संसद राजनीति को बिंबित कर रहा है और सड़क आम आदमी का प्रतीक है, इसलिए उनकी सारी कविता संसद से सड़क तक है। उनका रचना संसार अस्तित्व का संघर्ष है। मुक्तिबोध की भांति उनकी कविता जिंदगी की बहस है। परिवेश के बदले हुए तेवर के साथ कविता कभी एकालाप है, कभी वार्तालाप है, कहीं हलफनामा है और कहीं सार्थक वक्तव्य है। अतः कवि अपनी जनवादी कविता के द्वारा जन चेतना, रचनात्मक जिम्मेदारी हेतु आगाह करता चलता है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना है कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग है? मध्यकाल में कबीरदास से लेकर आधुनिक युग में छायावादी कवियों तक प्रायः सर्वत्र सोशल जस्टिस का आग्रह दिखता है। महादेवी वर्मा कहती हैं, सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। लेकिन धूमिल की कविता में यह आग्रह इतने औपचारिक ढंग से नहीं दिखता। समकालीन परिवेश में सोशल जस्टिस की अनुपस्थिति कवि के चिंतन, संवेदना, जागरूक चेतना को झकझोर देती है और उनका संपूर्ण काव्य संसार इसी का प्रतिफल है। साठोत्तरी कविता में सर्वाधिक चर्चित रहे कवि धूमिल ने हिंदी कविता को सामाजिक न्याय का मुहावरा दिया है और उसमें कौशलपूर्वक राजनीतिक चेतना को अंतर्व्याप्त कर लिया है।